कैसे हो दोस्तों। मैं शुभंकर पांडे, अचीव टारगेट विद शुभंकर चैनल में आपका स्वागत है। मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री चल रही थी और इस मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री के इसमें हमने एक बड़ा पोर्शन देख लिया था जिसका नाम था अमेरिकी क्रांति, और अमेरिकी क्रांति से संबंधित थी गृह युद्ध। आप मुझे इस बात पर कमेंट करिएगा कि जो वर्ल्ड हिस्ट्री मॉडर्न इंडिया के हमने जो क्लासेस ली हैं, वो क्लासेस का यदि आप लोग रिवीजन करना चाहते हो या फिर उसका टेस्ट देना चाहते हो तो मैं क्या इसके लिए एक टेस्ट पेपर आपके सामने रख दूं। यदि आप चाहते हो तो मैं मेंस के हिसाब से आपके सामने कुछ प्रश्न लिख दूंगा जो एमपीपीएससी के हिसाब से भी रहेंगे, एमपीपीएससी के साथ में यूपीएससी के हिसाब से भी रहेंगे, ताकि आप लोग उसके ऊपर तैयारी कर सके। यदि आप तैयारी करना चाहते हो तो मुझे आप बताइएगा और फिर हम डेट डिसाइड करके आपको बता देंगे कि आगे कौन सी डेट रखें, ताकि आप जो आपने 32 लेक्चर देखे वो 32 लेक्चर का अच्छे से रिवीजन हो जाए। तो मेरी इच्छा ये है कि आप वो 32 लेक्चर जो वीडियो के रूप में डले हुए उनका एक और बार रिवीजन करिए, ताकि पूरा का पूरा 32 लेक्चरों का मैं आपका टेस्ट ले लूँ, तो आपकी राइटिंग प्रैक्टिस भी यहाँ पर कहीं ना कहीं हो जाएगी। तो ऐसा ही मैं आपके वर्ल्ड मैपिंग के संबंध में सोच रहा था कि वर्ल्ड मैपिंग के संबंध में आपसे मैं कुछ प्रश्न पूछूं, और पूरे कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, पूरे क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं हर क्वेश्चन को पढ़ूंगा। अभी भी आप देख रहे होंगे मैं हर क्वेश्चन को पढ़कर ही फिर आज मैं उसके ऊपर आपको कमेंट लिख रहा हूँ। तो आप लोग पूरे क्वेश्चन लिखिएगा, एक एक करके क्वेश्चन लिखिएगा, तो प्रैक्टिस हो जाएगी। आप अगर नोटबुक बनाना चाहते हो तो नोटबुक बना के रखिएगा, उस नोटबुक में पूरे क्वेश्चन आंसर बना के रखिए। तो आपको समझ में आ गया है मेरी क्या इच्छा है। तो आप लोग अगर समझ चुके होंगे तो आगे हम टॉपिक पढ़ेंगे, उसका नाम है फ्रांस की क्रांति। किसकी क्रांति बेटा? फ्रांस की क्रांति। 1789 फ्रांस की क्रांति हुई। फ्रांस की क्रांति हुई तो इसके पीछे कई सारे कारण रहे। वही चीज, कारण रहे, कई चरणों में चली। इस क्रांति का प्रभाव और इस क्रांति से पैदा हुआ नेपोलियन। कौन पैदा हुआ बेटा? नेपोलियन। तो हमें इतनी बातों को पढ़ना है। पहली बात, मैं शब्द लिख रहा हूं, समझ में तो आ रहा है, मैं थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूं। प्रभाव, चरण, कई चरणों में चले। आज के दिन फ्रांस के रूप में हम थोड़ी सी ही चर्चा करेंगे। ये बड़ा टॉपिक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक क्यों है? तो आपको आगे इटली का एकीकरण और जर्मनी का एकीकरण होगा, तो तब आपको बातें बहुत सारी समझ में आएंगी कि नेपोलियन को क्यों कहा गया, और आज के लिए भी नेपोलियन को क्यों माना जाता है कि भैया वो एक सुधारक के रूप में। इसलिए एक प्रश्न भी लिखा था, नेपोलियन के सुधार ग्रेनाइट के पत्थर पर रखे हुए थे। फिर बाद में एक और बात कही जाती है, मैं प्रश्न बोल रहा हूं, आप वो प्रश्न को समझते चलिएगा। फ्रांस की क्रांति एक अधूरी क्रांति थी, रूस में हुई बेल्शेविक क्रांति एक संपूर्ण क्रांति थी। उत्तर लिखिए। ये प्रश्न पूछे जाते हैं। साथ में एक और पूछा जाता है, फ्रांसीसी लोगों ने जो चाहा वो पाया नहीं। फ्रांसीसी लोगों ने जो चाहा वो पाया नहीं। लिखिए प्रश्न का उत्तर। तो भैया ये प्रश्न का मूल्यांकन करना पड़ता है, और जब मूल्यांकन करना पड़ता है तो ऐसे प्रश्न केवल और केवल 1790 के वर्ष में ही नहीं दब जाते। ये आपको बहुत पीछे से लाना पड़ता है बातें, और बहुत आगे तक के ले जाना पड़ता है कि भैया क्यों ऐसा हुआ और क्यों हम इसको ऐसा बोल रहे। तो तार्किकता बहुत अधिक जरूरी है। तो आप ये ध्यान में रखिए, जब भी फ्रांस की क्रांति को पढ़े तो आप फ्रांस की क्रांति के पहले के वर्षों को बहुत अच्छे से जाने कि कैसी पृष्ठभूमि थी यहाँ पर फ्रांस में, कि भैया यहाँ पर क्रांति हुई। ये बात ध्यान में रखो, फ्रांस में ही क्रांति क्यों हुई, इस बात को भी गौर करना है। क्योंकि ये क्रांति होनी थी, कहीं अन्य जगह भी होती। जैसे एक प्रश्न पूछा जाता है, आपको अधिकारी बनना था, आईएएस क्यों बनना? आपको अधिकारी बनना है, आईपीएस क्यों बनना? प्रश्न पूछा जाता है कि नहीं? नौकरी चाहिए तो कोई भी, चपरासी की भी है, सभी चीजों की काम काम होता है। आपको आईएएस क्यों बनना है? तो ऐसे प्रश्न यहाँ पर भी पूछा जाते, भैया यहीं पर क्यों नहीं?
बच्चा पेशो पेश में आ जाता है, अरे यार ये कैसा प्रश्न पूछ लिया, गड़बड़ा गया, मैंने तो इसकी तैयारी ही नहीं करी। वो सब चीजों के जवाब मैं नहीं दे सकता, क्योंकि मैं उस बातों का चिंतन केवल मेरे तक के है। जब आप इस टॉपिक को रसपान करोगे तो अपने आप धीरे धीरे वो छुपी हुई अमूर्त बातें जो रहती, जिसे अमूर्त विषय कहा जाता है ना, वो अमूर्त विषय आपको धीरे धीरे आएंगे। मतलब आपको बहुत अधिक परफेक्ट बनने की आवश्यकता नहीं। आप इस बात को अगर गौर करेंगे तो कहीं ना कहीं आप बहुत अच्छे से अपने इतिहास को बहुत अच्छे से समझ पाओगे, और इतिहास को जब समझ पाओगे तो अदर सब्जेक्ट के साथ भी लिंक कर पाओगे। क्यों कर पाओगे? क्योंकि भैया फ्रांस की क्रांति के जो कुछ तत्व थे, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व, ये तीन शब्द हमारे देश की प्रस्तावना में है, संविधान की प्रस्तावना में है। बोला गया स्वतंत्रता क्या है, समता क्या है, बंधुत्व क्या है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट आती है। फ्रांस की क्रांति का हमारे लिए इसलिए भी महत्व है क्योंकि जब ये फ्रांस की क्रांति हो रही थी तो हमारे यहाँ पर ब्रिटिश के द्वारा साम्राज्य को खड़ा ही किया जा रहा था। और 89 की अगर हम बात करें तो कार्नवालिस इस समय में भारत का गवर्नर जनरल बनकर आया हुआ था, बंगाल का गवर्नर जनरल, सॉरी। और उसके द्वारा इस समय में जो नीतियां अपनाई गई थी, तो आप वो नीतियां याद रखो। आपको इसी समय में एक और व्यक्ति समझ में आएगा जिसका नाम था टीपू सुल्तान, और टीपू सुल्तान के साथ में कार्नवालिस ने संबंध को विच्छेद करने की कोशिश की, तोड़ने की कोशिश की। ये तोड़ने का कारण क्या था? फ्रांस के साथ उसके संबंध थे, और फ्रांस के साथ जब टीपू के संबंध थे तो फ्रांस का दुश्मन कौन था? ब्रिटेन। तो स्वाभाविक रूप से दुश्मन ब्रिटेन था, तो मतलब फ्रांस का जो भी मित्र भारत में होगा वो ब्रिटेन का क्या होगा? दुश्मन होगा। तो यहाँ पर टीपू के साथ आपको युद्ध भी दिखाई देंगे। आपको नेपोलियन पढ़ोगे तो भैया नेपोलियन को केवल आप ये नहीं पढ़ोगे कि नेपोलियन ने पूरे भारत विश्व पर के क्षेत्र में, यूरोप के क्षेत्र में ही काम किया। इसका प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ा। कहां कहां पर पड़ा, हमेशा बात होंगी। तो उसमें एक भारत भी था। जब जब नेपोलियन का प्रभाव ज्यादा बढ़ने लगा था, 79 के बाद में जब 1799 के बाद में जब नेपोलियन वहां का सम्राट बना, और धीरे 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 उसने सेना से सेनापति से सम्राट बना, तो आपको समझ में आया कि उसका वर्चस्व बढ़ने के कारण ब्रिटेन को डर लगने लगा। ब्रिटेन को जब डर लगने लगा तो मैंने आपको बताया था इंग्लैंड में चल रही औद्योगिक क्रांति। तो मैंने बताया था इंग्लैंड में चल रही औद्योगिक क्रांति, तो क्रांति के लिए कच्चे माल की भी आवश्यकता थी, और साथ में उस कच्चे माल के बाद में जो पक्का माल आता था उसको बेचने के लिए एक बड़े क्षेत्र की भी आवश्यकता थी। तो उसके लिए क्या किया गया? युद्ध नहीं कर रहा उन्होंने सहायक संधि लाई। तो आप दोनों को थोड़ा सा जोड़कर पढ़ना। तो जब जोड़कर पढ़ोगे ना तो एक साथ दो सब्जेक्ट हो जाएंगे अपने आप। तो मतलब अगर मैं 5 दिन के बाद अगर टेस्ट लेता हूं तो 5 दिन के बाद में आपको अपने आप मॉडर्न इंडिया का पूरा रिवीजन हो जाएगा। मैं एक वीडियो डालूंगा जिसमें पूरे क्वेश्चन लिखवाऊंगा, और पूरे क्वेश्चन आंसर पूरे के पूरे मॉडर्न इंडिया से रिलेटेड रहेंगे। बच्चों ने बहुत अच्छे से पढ़ा है, बहुत अच्छे से समझा है, तो आप उसको जरूर लिखिएगा। तो ये बात मैं आपको बता रहा था कि ये रिलेशन है, हमें इतनी बातों को पढ़ना है। अब इतनी बातों को जब पढ़ना है तो बच्चे सोचते हैं कि सर बहुत ज्यादा बातें होगी, टू द पॉइंट बातें करा करो। टू द पॉइंट बातें करने से सर डाटा जो होता है वो कम लगता है, और धीरे धीरे नोट्स भी बन जाते हैं। नोट्स अगर बनाना है तो टू द पॉइंट बनाकर कभी नोट्स नहीं बनते, उस पर चर्चा होनी ही चाहिए। और जब चर्चा होती है तो थोड़ा सा बैकग्राउंड बहुत अच्छा बनता है। तो हमें फ्रांस की क्रांति के बारे में पढ़ना है, पर भैया फ्रांस की पृष्ठभूमि के बारे में अगर हम जान लें तो हमें बहुत सारी बातें क्लियर हो जाएगी। फ्रांस में लुइयों का शासन रहा, बुर्बो वंश। लुई लुई पहला, लुई दूसरा, लुई तीसरा, ऐसा करके 14, 15, 16 लुई तक के हुए जिन्होंने लगातार फ्रांस के ऊपर शासन किया। मैं शब्द में बोल रहा हूं लगातार।
जिसमें लुई जो 13वां था और लुई जो 14वां था, ये एक तानाशाही पूर्वक शासन करने वाले व्यक्ति तो थे, परंतु साथ में अपने साम्राज्य की आवश्यकता को समझते थे, जानते थे, और इन समझने और जानने के कारण ही इनके द्वारा लगातार राज्य की स्थिति को सुधारने के लिए कई सारे कार्य भी किए। जिसमें जैसे लुई 14वां जो था वो इतना ज्यादा दार्शनिक व्यक्ति था, तानाशाही तो था ही, दार्शनिक व्यक्ति भी था, और दार्शनिक व्यक्ति होने के कारण वो अपने क्षेत्र में, अपने मंत्रिमंडल के क्षेत्र में, अपने सलाहकार के क्षेत्र में कई सारे विद्वानों को रखता था। और वो हमेशा चर्चा करता था कि हमेशा युद्ध के माध्यम से राज्य की आय को नहीं बढ़ाया जा सकता। अर्थात उसका कहना था कि अगर युद्ध होगा तो मैं जीतूंगा, पर जीतने के बाद में जब मुझे नया क्षेत्र मिलेगा, तो वो नया क्षेत्र जब मिलेगा तो पर और वहां की आय भी मुझे मिलेंगी, पर भैया मेरा कुछ ना कुछ खर्च तो हुआ होगा। और इसके कारण साहब मुझे युद्ध अच्छा नहीं, युद्ध तार्किक नहीं है, तो युद्ध के अलावा राज्य की आय को बढ़ाने के क्या स्रोत होना चाहिए। तो इस बात पर लुई 14वां का जो वित्त मंत्री था, कोलबार्ड करके जो वित्त मंत्री था, उस वित्त मंत्री के द्वारा कहा गया है कि भैया हमें व्यापार में शामिल होना चाहिए। किसमें शामिल होना चाहिए? व्यापार में शामिल होना चाहिए। और व्यापार में शामिल होकर जिस प्रकार से ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी ने, जिस प्रकार से डच की कंपनी ने, जिस प्रकार से पुर्तगाली कंपनी ने व्यापार के माध्यम से लगातार लाभ कमाया और धीरे 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 समृद्धि को अर्जित किया, हमें भी वहां पर पहुंचकर दूसरे क्षेत्र से आय को प्राप्त करके अपने राज्य की समृद्धि को बढ़ाने की कोशिश करना चाहिए। लुई 14वां ने उसकी बातों को माना और 1664 के करीब करीब एक कंपनी की स्थापना कर दी, जिसका नाम था फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। ये मैंने थोड़ा सा बात बताई इस लुई 14वां के बारे में। ये लुई 14वां के बाद में अगर मैं आगे के शासकों के थोड़े शासन तंत्र के बारे में बात करें, तो लुई 15वां शासक बना। वो ऐसा किस्म का शासक था, वो कहता था, मतलब मैं आपको उस शासक की शब्दावली बता रहा हूं जो इतिहासकारों ने लिखी। उसने कहा था कि मैं जब तक के शासक रहूंगा, ये व्यवस्था जो चल रही वो चलते चलते मैं अपनी मृत्यु को प्राप्त कर लूंगा, तो बदलने की कोई आवश्यकता नहीं। ये शब्द उस शासक के थे जो बताता है कि कहीं ना कहीं लुई 15वां जो था वो अकर्मणीय शासक था, कर्म करना जानता नहीं था, केवल भोग विलास में जीना जानता था। कैसे वो कहता था? फ्रांस का जो समाज था वो 3 भागों में बटा हुआ था। कितने भागों में बटा हुआ था? 3 भागों में बटा हुआ था। फ्रांस में जो समाज था, अगर 2 भागों में भी बांट के चलूं मैं, तो इसमें भी ये 3 भाग आएंगे आपको। पहला जो भाग था, जो पहला स्टेट कहा जाता था, इस पहले स्टेट में शासक वर्ग, जमींदार वर्ग, सामंत वर्ग, ये लोग शामिल होते थे और इनको कर नहीं देने की आवश्यकता रहती थी, ये कर नहीं देते। दूसरी बात, जो दूसरा स्टेट था, सेकेंड स्टेट, ये सेकेंड स्टेट में पोप पादरी लोग शामिल होते थे और पोप पादरी चर्च संबंधित लोग शामिल होते थे। इनको भी कर देने की आवश्यकता नहीं होती थी, ये भी कर नहीं देते थे। तीसरा स्टेट था जिसमें सामान्य लोग रहते थे। कौन लोग रहते थे? सामान्य लोग, जैसे कि मजदूर, किसान, डॉक्टर, इंजीनियर, ये लोग रहते थे। चलो भैया, किसान और मजदूर का शोषण करे तो चलता है, पर जो महत्वाकांक्षी कौम रहती ना, वो नए पढ़े लिखे जवान रहते। और इसमें नए पढ़े लिखे जवान कौन? चिकित्सक, इंजीनियर। और इनको थर्ड स्टेट में रखा जाता। कौन से स्टेट में रखा जाता था? थर्ड स्टेट में रखा जाता। और एक थर्ड स्टेट में रखकर इनके को सामान्य बोला जाता था और सामान्य बोलकर इनके ऊपर कर लगाया जाता था। और ये कर जो रहता था धीरे धीरे बढ़ता भी चले गया। क्यों बढ़ता चले गया, मैं आपको कारण बताऊं। और इसके कारण क्या हुआ, इन लोगों की महत्वाकांक्षा कहीं ना कहीं इनको विरोधी या असंतुष्ट बनाते चली गई, क्योंकि जो पहले जो 2 वर्ग थे, ये 2 वर्ग कर के से विहीन थे और कर से विहीन हो जाने के साथ में ये जो 2 वर्ग थे, इनको विशेषाधिकार प्राप्त था।
इतना विशेषाधिकार प्राप्त था कि ये व्यक्ति अपने द्वारा कही गई बातों को ही कानून कहीं ना कहीं बना देते थे। और इस कानून बनाने के कारण कहीं ना कहीं नीचे के थर्ड स्टेट का लगातार शोषण होता था। आपको मैंने वोल्टेयर बताया था साहब, वोल्टेयर बताया था, मैंने प्रबोधन काल के समय में बताया था कि वोल्टेयर जो था एक प्रमुख व्यक्ति था जो कहीं ना कहीं प्रबोधन काल का था। ये वोल्टेयर अच्छी बातें बोलने वाला व्यक्ति था जो तीसरे स्टेट से अपने आप का संबंध रखता था, और ये तीसरे स्टेट का संबंध रखता था और हमेशा उन बातों पर जोर देता था जो तीसरे स्टेट के उद्धार के लिए होती थी। और पहले स्टेट पे कौन था शासक वर्ग, दूसरे स्टेट पर पोप पादरी थे जो अपने हित को ध्यान में रखकर हमेशा कानून बनाते थे, और उन बातों का खंडन कौन करता था, वोल्टेयर करता था। और इसी के कारण जब ये बातें फर्स्ट स्टेट के सामंत को पता चली तो उसने वोल्टेयर को बुलाया और 3 साल की सजा दे दी। बस बोलना और बोला और क्या हो गया, सजा मिल गई। उसके बावजूद भी वोल्टेयर झुका नहीं। ये मैं आपको बता रहा हूं कि समाज कितना प्रकार से विभाजित था, और इस विभाजन के कारण तीसरे वर्ग में लगातार असंतुष्टि का भाव पनप रहा था। और ये पनपने का भाव जैसे ही ये 1774 में इसकी मृत्यु होती है, उसके बाद में इसका बेटा आता है जिसका नाम था लुई 16वां। ये आता है तो ये तो भैया जयराम जी की ही है। मतलब इसको शासक मतलब अपने हिसाब से कोई काम नहीं करना। इनकी वाइफ थी, वाइफ को ये नहीं पता था कि बटर किसे बोला जाता है, वाइफ को ये नहीं पता था कि रोटी, डबल रोटी और जो पैन केक रहता है उसमें से कौन महंगा होता है कौन सस्ता होता है। एक कहावत कही जाती है इनके बारे में, इनकी वाइफ के बारे में, कि जब फ्रांस की क्रांति हो रही थी और लोग भूखे प्यासे जब बास्टिल के किले की ओर आ रहे थे, तो उस समय में इसने बोला था कि बेटा अगर आप लोगों को रोटी नहीं मिल रही तो पैनकेक खा लो। भैया पैनकेक महंगा होता है कि रोटी महंगी होती है? ऑफ कोर्स पैनकेक महंगा रहता है। तो भैया ऐसे शासक जिसको जनता की आवश्यकता के बारे में भान ही नहीं था, तो स्वाभाविक रूप से वो कभी जनता के विषय में अच्छा निर्णय ले पाएगा क्या? तो ये पृष्ठभूमि बनी हुई थी पूरे के पूरे फ्रांस में। फ्रांस में जगह जगह पर अलग अलग जगह पर अलग अलग कानून था। हर 2 कोस में, जिस प्रकार से भारत में भाषा बदलती है वैसे हर 2 कोस में वहां पर क्या बदलती थी, कानून बदलता था। जिसने जो बोल दिया वो वहां पर कानून हो जाता था सामंत वर्ग में। तो पता नहीं था कि भैया आगे के 2 कोस में जो यहाँ पर कार्य करने की अनुमति है, शायद यहाँ से दूसरे 2 कोस में आने पर वो कार्य करने पर शायद अपराध हो। ये सब चीज फ्रांस में थी। ये पृष्ठभूमि में आपको बताई कि ये पुरातन व्यवस्था पूरे के पूरे वहां पर थी। वहां पर क्या होता था बेटा, वहां पर आज के जमाने में, मॉडर्न जमाने में जो घरेलू खर्च होता है, जो बजट बनता है, वो बजट बनता है आय के हिसाब से। किसके हिसाब से बनता है? आय के हिसाब से। जो आय ज्यादा रहेगी तो स्वाभाविक रूप से बजट का एरिया भी बढ़ाया जाएगा और आय के हिसाब से खर्च किया जाएगा। पर इन लोगों के इसमें खर्च के हिसाब से आय को निर्धारित किया जाता था, और जब खर्च ज्यादा रहता था तो आय को ज्यादा करने के लिए दोनों वर्ग से कर तो लेना नहीं है, तीसरे वर्ग पर लगातार कर की मार को लगाना, और कहीं ना कहीं ये असंतुष्टि का भाव बना। तो आपको पृष्ठभूमि समझ में आई है क्या, कि मैं फ्रांस की पृष्ठभूमि बताया कि भैया 2 शासक बड़े अच्छे रहे, परंतु उसके नीचे के 2 शासक की निरंकुशता, कहीं ना कहीं कर्महीनता फ्रांस में क्रांति का कारण बने। कहीं ना कहीं कारण क्या क्या थे मैं आपको आगे और बताते चलूंगा। यहां तक के समझ में आया है कि मैं एक बार समय देख लूं। चलिए, अगर आपको यहां तक के समझ में आया हो तो 2 प्रश्नों को लिखिए, 2 प्रश्नों को लिखिए। लेक्चर को यहीं एंड करेंगे। क्यों एंड करेंगे, मैं रीजन बता रहा हूं, क्योंकि आपको मुझे प्रभाव कारण एक साथ बताना है, नेपोलियन एक साथ बताना है। तो मैं प्रभाव और कारण को जब एक साथ बताऊंगा, पृष्ठभूमि आज बना लूंगा, तो आज पृष्ठभूमि बन गई है, कल परसों में आपके पास प्रभाव कारण आ जाएंगे और साथ में नेपोलियन आ जाएगा, तो फ्रांस की क्रांति यहां पर हो जाएंगी। इसी में बैकग्राउंड बनते चल रहा है, बातें नोट डाउन होते रहेंगी, बातें बहुत अच्छे से नोट डाउन होंगी, स्वाभाविक रूप से आपको बातें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। तो प्रश्न लिखिए अमेरिकी क्रांति से। पहला प्रश्न, अमेरिकी क्रांति ने
भारत के ऊपर किस प्रकार प्रभाव डाला? दूसरा प्रश्न, अमेरिका और ब्रिटेन के संबंध फ्रांस अमेरिकी क्रांति के पश्चात हमें अधिक होते हुए दिखाई दिए। इसके कारण को बताइए। ये 2 प्रश्न हैं, ये आउट ऑफ बॉक्स पूछे हैं हमने। कारण ये है कि बच्चा केवल अपने लेक्चरों में ना रहे, वो थोड़ा सा और भी झांके, ताकि तैयारी बहुत अच्छे से हो सके। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर शेयर जरूर करिए, बहुत लोगों तक के पहुंचाइए, सब लोगों को पहुंचा दीजिए, आप अपने हिसाब से पहुंचाइए। मैं देखना चाहता हूं कि और बच्चे जब पढ़ेंगे तो उनका क्या रिस्पॉन्स होता है, तैयारी का क्या नजरिया रहता है। और साथ में वीडियो को लाइक भी करिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत सारे लोगों को आप अपने मित्रों को बताइए कि भैया आप भी चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब भी करिए, ताकि चैनल अच्छा चले, ताकि मेरा भी मनोबल बढ़े और मैं पढ़ाने में और ज़्यादा थोड़ा सा जान लगा दूँ, ताकि आपकी तैयारी और मेरी भी तैयारी, क्योंकि मैंने चैनल का नाम ही रखा है अचीव टारगेट विद शुभंकर, मतलब शुभंकर को भी अचीव करना है टारगेट और आपको भी टारगेट अचीव करना है, तो साथ में करते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी करवाइए और जो वीडियोस आते हैं उनको शेयर भी करिए। यदि आपको चैनल अच्छा लगा हो तो सब बातें अच्छी हैं, और साथ में कमेंट बॉक्स पे भी लिखते रहिए। थैंक यू।